Hello students, I am Professor Neeta Fulchanda Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. So my dear students, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 का जो टेक्स्ट बुक सीरीज हमने स्टार्ट किया है. We have started this text book series to learn in English with Hindi. आज के इस सेशन में हम लेसन नंबर 5 टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी ये लेसन हम लर्न करेंगे हरित ऊर्जा की दिशा में. ठीक है. इससे पहले के सारे लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा. नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा. चेक द लेक्चर्स बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कर सकते हो आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर. एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही नया लेक्चर अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा. So let's learn lesson number 5 towards green energy. हरित ऊर्जा की दिशा में. Towards green energy, use of various energy sources. So आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे use of various energy sources. Let me just take the pointer. यूज ऑफ वेरियस एनर्जी सोर्सेस यानी कि ऊर्जा का उपयोग हम देखेंगे. जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा निर्मिति देखेंगे. एंड प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एनवायरमेंट यानी कि विद्युत निर्मिति प्रक्रिया और पर्यावरण. ये जो लेसन है ये 3 टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट द थिंग इज दैट कैन यू रिकॉल, क्या आप मुझे बता सकते हो, थोड़ा याद कीजिए कि व्हाट इज एनर्जी, ऊर्जा यानी क्या है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के विविध प्रकार कौन से हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के विविध रूप कौन से हैं. स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस. आपको और एक काम करना है. मेक अ लिस्ट ऑफ द वर्क दैट वी डू इन आवर डे टू डे लाइफ यूजिंग एनर्जी. ऊर्जा का उपयोग करके हम जितने भी काम दिन भर में करते हैं उसका आपको एक लिस्ट बनाना है. एंड विच फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डू वी यूज टू डू दिस वर्क, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स. और इसके लिए हम ऊर्जा किस किस रूप में यूज करते हैं, ठीक है. उसका आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करना है. चलिए, ये डीप में अगर डिस्कशन आपको करना है तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि एनर्जी एंड यूज ऑफ एनर्जी आखिर में है क्या. लेट्स स्टार्ट. In modern civilization, energy has become a primary need along with food, cloth and shelter. जैसे कि हमारे जो प्राइमरी नीड्स हैं, आधुनिक संस्कृति में अभी अन्न, वस्त्र और निवास की तरह ही ऊर्जा भी मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता बन गई है. We need energy in different forms for diverse types of works. हमें विविध कार्यों के लिए ऊर्जा के विविध रूपों की आवश्यकता होती है. The energy that we need may be in the form of mechanical energy, chemical energy, sound energy, light energy और heat energy. हम जो भी ऊर्जा यूज करते हैं, ठीक है, तो वो जो ऊर्जा है मैकेनिकल एनर्जी यानी कि इसको आप कहेंगे यांत्रिक एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा. देन जो है केमिकल एनर्जी का मतलब होता है रासायनिक ऊर्जा. साउंड एनर्जी यानी ध्वनि ऊर्जा. लाइट एनर्जी यानी प्रकाशीय ऊर्जा. और हीट एनर्जी का मतलब होता है उष्मीय ऊर्जा. हाउ डू वी गेट दिस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और इन विविध रूपों में ऊर्जा हमें कैसे प्राप्त होती है. आपको एक काम करना है. मेक अ टेबल बेस्ड ऑन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड करस्पॉन्डिंग डिवाइसेस, कि आपको जो भी ऊर्जा के प्रकार है और उसके अनुरूप लगने वाले जो साधन है इसके ऊपर एक आपको चार्ट बनाना है. वी नो दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. हमें पता है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जाती है, कन्वर्ट की जाती है. डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर यूज्ड टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी नेसेसरी फॉर अस. यहाँ पर क्या बताया गया है कि मनुष्य को आवश्यक ऊर्जा के विविध रूपों को प्राप्त करने के लिए विविध ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जाता है. In previous standard, we have learnt about energy, sources of energy and various concepts related to them. आपने पिछली कक्षा में यानी क्लास 9th में जो पढ़ा है कि उसमें ऊर्जा, ऊर्जा स्रोत और उससे संबंधित विविध संकल्पनाओं का आपने स्टडी किया है. Here we will learn about various sources that are now used for the generation of electrical energy, the method that are used for this and the scientific principles that are used there, the advantages and disadvantages of these methods, and also what is meant by green energy.
आज के इस सेशन में हम क्या पढ़ेंगे कि किस पद्धति का ऊर्जा का उपयोग अभी किया जाता है। विद्युत ऊर्जा निर्मित के लिए आज किन विविध ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जाता है, उसके लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है और इन प्रत्येक पद्धतियों में कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयोग में लाया जाता है। इन ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से लाभ या हानि क्या है, हरित ऊर्जा ग्रीन एनर्जी का मतलब क्या है, यह सब आज हम लर्न करने वाले हैं। सो क्या आप बता सकते हो? नंबर 1, वेयर डू वी यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन आवर डे टू डे लाइफ? हमारे दैनंदिन जीवन में हम विद्युत ऊर्जा कहाँ उपयोग करते हैं। नंबर 2, हाउ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, और विद्युत ऊर्जा की निर्मित कैसे होती है। सो चलिए अगर हम लर्न करेंगे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो विद्युत ऊर्जा की निर्मित, जो क्वेश्चंस हमने पढ़े अभी उनके आंसर भी हाथों हाथ हम लर्न करेंगे टॉपिक के थ्रू। Most of the electric power plants are based on the principles of electromagnetic induction invented by Michael Faraday. अनेक विद्युत निर्मित केंद्रों में विद्युत ऊर्जा को तैयार करने के लिए माइकल फैराडे इस वैज्ञानिक द्वारा खोजे गए विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। यह प्रिंसिपल यहाँ पर फॉलो किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, whenever magnetic field around a conductor changes, a potential difference is generated across the conductor. इस सिद्धांत का इसके अनुसार विद्युत वाहक तार के आसपास का चुंबकीय क्षेत्र बदलने पर विद्युत वाहक तार में विभवांतर का निर्माण होता है। The field around a conductor can be changed in two ways. और विद्युत वाहक तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र दो प्रकार से बदलता है। एक तो इफ अ कंडक्टर इज स्टेशनरी एंड मैग्नेट इज रोटेटिंग, जब विद्युत वाहक तार स्थिर हो और चुंबक घूमता रहे। The field around the conductor changes, और if a magnet is stationary, या फिर विद्युत वाहक तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बदलता रहता है, या फिर चुंबक स्थिर हो और विद्युत वाहक तार घूमती हो तो भी विद्युत वाहक तार के आसपास का चुंबकीय क्षेत्र बदलता है। But the conductor is moving, then also the field around the conductor will change. Thus in both cases a potential difference is created across the conductor. जहां पर देखिएगा इमेज नंबर 5.1, ये जो डायग्राम आपको दिखाया गया है, ये डायग्राम में एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। विच कंसेप्ट यहाँ पर दिया गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुंबकीय जो ऊर्जा है वो किस तरह से तैयार होती है। सो ये जो सिद्धांत हमने आज के इस टॉपिक में पढ़ा है, इसके आधार विद्युत निर्मित करने वाले यंत्रों को क्या कहते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटिंग मशीन इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर, यानी कि विद्युत जनित्र इसे कहा जाता है। Such large generators are used in commercial power generation plants, और ये जो विद्युत निर्मित केंद्र में इस प्रकार के बड़े जो लार्ज जनरेटर से इनका उपयोग होता है। टर्बाइन इज यूज टू रोटेट द मैग्नेट इन द जनरेटर, और जनित्र के चुंबक को घुमाने के लिए टर्बाइन का उपयोग करते हैं। टर्बाइन हैज ब्लेड्स, और ये जो टर्बाइन है, लुक एट दिस स्टीम टर्बाइन, इमेज नंबर 5.2, वो इस टर्बाइन में ये पाते हैं, ब्लेड्स है, ठीक है। So these are the blades, यह पाते इसमें है। And when a flow of liquid or gas is directed on the blades of the turbine, it rotates. और जब यहाँ पर देखो कि यह पाता है, ब्लेड का मतलब होता है पाता, नली का ये सिरा है नोजल, एंड यहाँ पर देखिए हाई वेलोसिटी स्टीम यानी कि उच्च वेग से बाहर आने वाला यह वाष्प है। यहाँ पर है ये व्हील एंड शाफ्ट यानी कि पट्टियां, और ये जो अक्ष यहाँ पर तैयार हो रहा है, ठीक है। तो स्टीम टरबाइन, भाप पर चलने वाला टरबाइन इसे कहते हैं। तो ये जो टरबाइन है, मैंने फ्लो ऑफ लिक्विड और गैस, ये जो गैस का फ्लो है जब इस पर डायरेक्टली आ रहा है तब ये रोटेट हो रहा है, ये फ्लो में यहाँ इस तरह से राउंड 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 घूम रहा है। So because of this technology, the energy of the flow, so ये क्या होता है कि टरबाइन के इन पातों पर द्रव या वायु प्रवाहित करने पर गतिज ऊर्जा के कारण टरबाइन के पाते घूमने लगते हैं, और ये टरबाइन विद्युत जनित्र से जुड़े हुए होते हैं। दिस टरबाइन इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक जनरेटर। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिख रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक जनरेटर हमने पढ़ा अभी, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर में ये इस तरह के स्टीम टरबाइन रहते हैं। एक तो लिक्विड का फ्लो उन पर अटैक करता है या फिर गैस का फ्लो। Thus the magnet in electric generator starts rotating and electric energy produced.
जिस तरह से ये स्टीम टरबाइन उसके अंदर काम करता है, जनित्र का चुंबक जो है वो घूमने लगता है और विद्युत निर्मित होती जाती है। अभी देखिए ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो इसमें ये है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी गोल घूमने वाला हत्था। लुक एट दिस, लाइंस ऑफ फ्लक्स यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं, कॉइल यानी कि ये तार की कुंडली, इस तरह से ये तार की कुंडली बना के रखते हैं, एंड वोल्ट मीटर यानी कि वोल्ट मीटर यहाँ पर ये प्रेशर जो है जितना भी आता है वो यहाँ पर मापता है, एंड ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको कहते हैं प्रेरित विभवांतर। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ 5.1 एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ 5.2 जो हमने अभी देखा। यहाँ पर हम देखेंगे डायग्राम 5.3, स्कीमेटिक ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी कि विद्युत जनत्र की रचना किस तरह से होती है। जनरेटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, निर्माण हुई विद्युत ऊर्जा यहाँ पर आपको दिख रही है, एंड रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेट, और घूमता हुआ विद्युत चुंबक, ये है रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेट। दिस मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी प्रेजेंटेड एज बिलो, इस तरह से देखिए हम इसको अभी पढ़ेंगे। Thus, to generate electricity based on the principle of electromagnetic induction, we need a generator. यानी विद्युत ऊर्जा निर्मिति की यह पद्धति जो हम अभी लर्न कर रहे हैं, तो इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर विद्युत निर्मिति करने के लिए जनरेटर यानी जनित्र की आवश्यकता होती है। एंड टू रोटेट द जनरेटर वी नीड अ टरबाइन, और उस जनरेटर को रोटेट करने के लिए टरबाइन का काम होता है। एंड टू ड्राइव द टरबाइन वी नीड एन एनर्जी सोर्स, और टरबाइन को ड्राइव करने के लिए, घुमाने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। Based on which type of energy source is used to rotate the turbine, there are different types of power generating stations. तो यंत्र घुमाने के लिए टरबाइन की आवश्यकता होती है, टरबाइन घुमाने के लिए ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। इसके अनुसार विद्युत निर्मिति केंद्रों के अलग अलग प्रकार है, और प्रत्येक प्रकार में उपयोग में लाई जाने वाले टरबाइन की रूपरेखा भी अलग होती है, यानी कि उसके जो डिजाइन है, द डिजाइन ऑफ द टरबाइन यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर स्टेशन इज आल्सो डिफरेंट। सो लुक एट दिस, प्रॉपर एनर्जी सोर्स टू रन टरबाइन, यानी कि टरबाइन घुमाने के लिए जो सुयोग्य ऊर्जा स्रोत लगता है, उसके बाद टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमने के बाद जनरेटर घूमता है, और जब जनरेटर घूमता है तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा निर्माण होती है। सो दिस इज द फ्लो चार्ट शोइंग जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एग्जाम में आ सकता है कि फ्लो चार्ट शोइंग जनरेशन ऑफ ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ शोइंग जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो प्रॉपर एनर्जी सोर्स टू रन टरबाइन, उससे टरबाइन जनरेट होगा, टरबाइन से जनरेटर, एंड जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो ये आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो इसको आप थोड़ा सा स्टार करके रखिएगा एंड इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, सो अभी हम देखेंगे थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, यानी कि उष्मीय ऊर्जा पर आधारित थर्मल एनर्जी पर जो बेस्ड है वो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है, विद्युत ऊर्जा निर्मिति केंद्र, वो हम देखेंगे। इन दिस द टरबाइन इज रोटेटेड यूजिंग स्टीम, तो इसमें वाष्प पर चलने वाले टरबाइन का उपयोग किया जाता है। वाटर इज हीटेड इन अ बॉयलर, और यहाँ पर देखिएगा कि पानी जो है वो उपयोग में आने वाला जो पानी है उसको बॉयलर में उबाला जाता है, यूजिंग द थर्मल एनर्जी रिलीज ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल, और कोयले के ज्वलन से उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा का उपयोग बॉयलर में पानी गर्म करने के लिए किया जाता है। स्टीम ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज जनरेटर, इस पानी का रूपांतरण उच्च तापमान और उच्च दाब वाली वाष्पों में होता है। द एनर्जी इन द स्टीम ड्राइव्स द टरबाइन, और इस वाष्प की शक्ति से टरबाइन रोटेट होता है, घूमता है। Thus the generator connected to the turbine rotates and electrical energy is produced, और जिससे टरबाइन से जुड़ा हुआ जनित्र घूमकर विद्युत ऊर्जा निर्माण होती है। The steam is converted back into water and the water is recirculated to the boiler. अभी देखिए यहाँ पर इसी वाष्प का रूपांतर पुनः पानी में होता है और वापस से पानी बॉयलर में भेजा जाता है। सो दिस इज शोन इन द फ्लो चार्ट। आपको ये भी चार्ट आ सकता है, ड्रॉ द फ्लो चार्ट शोइंग जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग थर्मल एनर्जी। सो ये एग्जाम में आ सकता है। सो मैं इसको डबल स्टार करवा देती हूँ, IMP कर देते हैं हम इसको। सो इसमें देखिएगा फ्यूल कोल, ठीक है, यानी कि ये ईंधन कोयला है। इससे क्या होता है, बॉयलर फॉर कन्वर्जन ऑफ वाटर टू स्टीम, पानी के वाष्प बनाने के लिए बॉयलर इस्तेमाल किया जाता है। उससे स्टीम टरबाइन जो है वो रोटेट होता है, स्टीम टरबाइन से जनरेटर रोटेट होता है और जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। वापस से स्टीम टरबाइन में से
और जो स्टीम बचती है वो वापस जो है पानी में कन्वर्ट हो जाती है। स्टीम फॉर कन्वर्टिंग स्टीम बैक टू वाटर, और ये पानी वापस से यहाँ पर बॉयलर पे भेजा जाता है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ इट। Since thermal energy is used here to generate electrical energy, such power plants are called thermal power plants। और जहां पर ध्यान में रखिएगा बच्चों, विद्युत निर्मित करने के लिए जो ये उष्मीय ऊर्जा का उपयोग होता है, थर्मल पावर का जो उपयोग होता है, ऐसे विद्युत निर्मित केंद्र को थर्मल पावर प्लांट्स कहते हैं। इन थर्मल पावर प्लांट्स द केमिकल एनर्जी इन द कोल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू सेवरल स्टेप्स विच आर शोन इन फिगर नंबर 5.6। तो ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है फ्लो चार्ट, इसको भी हम आईएमपी करेंगे। देखिए ये थर्ड वाला फ्लो चार्ट है, 2 मार्क्स के लिए आपको ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर कि उष्मीय विद्युत निर्मित केंद्र में कोयले की रासायनिक ऊर्जा का रूपांतर विद्युत ऊर्जा में होता है, और ये इस आकृति द्वारा दर्शाया गया है। केमिकल एनर्जी इन कोल, यानी कि कोयले की रासायनिक ऊर्जा से थर्मल एनर्जी है, उष्मीय ऊर्जा तैयार होती है, उससे काइनेटिक एनर्जी इन सिस्टम, सॉरी काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम यानी बाष्प की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा, और ये काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, ये टरबाइन की गतिज ऊर्जा हो जाती है, और उसका जो प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, विद्युत ऊर्जा तैयार हो जाती है। सो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन थर्मल पावर प्लांट, इस तरह से ये डायग्राम है। बच्चों यहाँ पर देखिए, आपको सोचना है क्या, व्हाई द एनर्जी इन द कोल इज कॉल्ड एज केमिकल एनर्जी, कि कोयले की ऊर्जा को केमिकल यानी रासायनिक एनर्जी क्यों कहा जाता होगा, एंड व्हाई स्टीम इज यूज्ड टू रोटेट द टरबाइन, और वाष्प का उपयोग ही क्यों किया जाता है टरबाइन को रोटेट करने के लिए, घुमाने के लिए। सो इससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो डायग्राम है 5.7 स्कीमेटिक ऑफ थर्मल पावर प्लांट यानी उष्णीय विद्युत निर्मित केंद्र, यहाँ पर किस तरह से ओवरऑल जो सेटअप रहता है वो हम देखेंगे। अभी यहाँ पर देखिए कि ये है कूल्ड वाटर, यानी कि ये है ठंडा पानी, ठीक है, इसको यहाँ पर स्टोर किया है। ये है कूलिंग टावर जो पानी को ठंडा रखता है। वाष्प और गर्म हवा, ये है वेपर एंड हॉट एयर, वाष्प और गर्म हवा। यहाँ पर ये कूलिंग टावर है, इसमें ये कूल्ड वाटर यानी कि ठंडा पानी है। इसके बाद ये जो पानी है यहाँ पर कहाँ पर जाता है, ये यहाँ पर आकर गुनगुना यानी वार्म वाटर बन जाता है। देखिए हॉट एयर एंड वेपर से क्या हो जाता है, ये वार्म वाटर तैयार हो जाता है, यहाँ पर गुनगुना पानी। ये है कंडेंसर वार्म वाटर यानी संघनन करने वाला भाग। दिस इज द जनरेटर, ये जनित्र यहाँ पर दिख रहा है। दिस इज द पंप, यहाँ पर देखिए ये जो टरबाइन है, ये टरबाइन, फिर टरबाइन एक बार ऑपरेट होने के बाद जनरेटर घूमता है, एंड दिस इज द पंप। यहाँ पर देखिए ये है बॉयलर, यहाँ पर आपको दिखेगा फ्यूअलर एयर, ईंधन और हवा, एंड ये है स्टैक यानी कि मीनार, और ये है कंबशन गैसेस टू स्टैक यानी कि ईंधन के ज्वलन से उत्पन्न होने वाला धुआं। इस तरह से ये काम करता है कि आपको यहाँ पर देखिए फ्रॉम दिस कूल्ड वाटर व्हेन इट विल कम टू दिस साइड, सो इट विल बिकम एज गुनगुना पानी, ठीक है, अगेन इट विल कम टू दिस साइड, सो ये वापस से यहाँ पर जाकर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। सो एक प्रकार का जो सिस्टम है कि ये जो है इससे गतिज ऊर्जा जो है, सॉरी आपकी जो उष्णीय विद्युत निर्मित केंद्र की जो रूपरेखा है स्कीमेटिक ऑफ थर्मल पावर प्लांट में इस तरह से सेटअप होता है। सो इफ यू सी अ थर्मल पावर स्टेशन यू विल ऑब्जर्व 2 टाइप्स ऑफ दैट व्हाट, वहां पर आपको अगर आप कोई उष्मीय विद्युत केंद्र देखा है तो आपको 2 प्रकार के मीनार या फिर चिमनियां दिखेंगी। इफ यू ऑब्जर्व द स्कीमेटिक ऑफ द थर्मल पावर स्टेशन इन फिगर नंबर 5.7, या इसको कहते हैं मीनार, तो you will get answer to this question कि compare the schematic of the thermal power station with the block diagram above and you will understand how the boiler, turbine, generator and the condenser are arranged in the power station। यानी कि उष्णीय विद्युत निर्मित केंद्र की आकृति को देखने पर हमें यह पता चलता है कि उष्मीय विद्युत निर्मित तकनीकी की रचना समझते समय आकृति की रूपरेखा देखने पर इस केंद्र में बॉयलर, टरबाइन, जनित्र और संघनन, इसकी जो थोड़े ओवरऑल जो डायग्राम है किस तरह से यहाँ पर दिया गया है। आफ्टर कंबशन ऑफ फ्यूल यानी कि हियर कोल इन द बॉयलर, अभी देखिए यहाँ पर जो ये बॉयलर है यहाँ पर फ्यूल, ईंधन और एयर। सो क्या होता है कि बॉयलर में ईंधन या फिर कोयले के ज्वलन से उत्सर्जित होने वाली जो वायु है, द एमिटेड गैसेस आर रिलीज टू द एटमॉस्फेयर थ्रू वेरी हाई टावर, इस तरह से ये गैसेस यहाँ पर रिलीज हो जाती है। Once the turbine is rotated using the steam at high temperature and high pressure
steam temperature and pressure decreases. तो यहाँ पर क्या होता है कि उच्च दाब वाली वाष्प से टरबाइन घूमने के बाद उस वाष्प का तापमान व दाब कम हो जाता है। यहाँ पर जब ये टरबाइन है, ये जब ऑपरेट होता है तो इसका तापमान क्या हो जाता है, फ्यूल एयर का जो है वो उच्चतम हो जाता है। Then this steam is converted back to water by taking out heat from it, cooling it, और वापस से इसको ठंडा करके इससे जो है ये वेपर एंड हॉट एयर है तो ये अलग अलग किया जाता है। दिस इज डन इन द कंडेंसर यूजिंग वाटर इन द कूलिंग टावर। तो इसी भाग में कूलिंग टावर के पानी द्वारा यह काम किया जाता है। द वाटर इन कूलिंग टावर इज सर्कुलेटेड थ्रू द कंडेंसर, और कूलिंग टावर का पानी संघनित्र में से घुमाया जाता है। एंड हीट एनर्जी इन द स्टीम इज गिवन टू द वाटर एंड द स्टीम कंडेंस बैक टू वाटर। तो देखिए वाष्प की ऊष्मा कूलिंग टावर के पानी को मिलती है और वाष्प ठंडी होकर पुनः हवा में रूपांतरित हो जाती है। द हीट एब्सॉर्ब बाय द वाटर इज देन रिलीज टू एटमॉस्फेयर थ्रू वेपर एंड हीटेड एयर थ्रू कूलिंग टावर। तो ऊष्मा जो है वो वाष्प व तप्त हवा के रूप में कूलिंग टावर के माध्यम से बाहर फेंकी जाती है। और ऊष्मीय विद्युत निर्मिति यद्यपि विद्युत निर्मिति के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग में लाया जाने वाला एक जो है सेटअप है। So although thermal power generation is a major way of electricity generation today, it suffers from certain problems. तो इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आती है, कुछ समस्याओं का भी निर्माण होता है। इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं? प्रॉब्लम नंबर 1, एयर पॉल्यूशन ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल रिजल्ट्स इन एमिशन ऑफ गैसेस like carbon dioxide, sulfur oxide and nitrogen oxide which are harmful to the health. इससे क्या प्रॉब्लम होता है कि कोयले की ज्वलन से होने वाला वायु प्रदूषण, कोयला जब जलता है तब कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इस तरह से स्वास्थ्य के लिए घातक जो गैसेस है वो हवा में उत्सर्जित की जाती है। नंबर 2, along with the emission of gases due to burning of coal, soot particles are also released into the environment. कोयले की ज्वलन से उत्सर्जित गैसों के साथ ईंधन के सूक्ष्म कण भी वायुमंडल में छोड़े जाते हैं। These may cause serious health problems related to the respiratory system, और इससे क्या हो जाता है, श्वसन संस्थान के गंभीर हमें बीमारियां भी हो जाती है। Number 3, the reserves of fuel used in this method, coal, are limited. Therefore, in future there will be limitations on the availability of the coal. इसमें उपयोग में लाए जाने वाला ईंधन अर्थात कोयला, इसका जो भूगर्भ है ये भूगर्भ में भंडार सीमित है। सो अंत भविष्य में, फ्यूचर में विद्युत निर्मिति के लिए कोयले की उपलब्धता पर पाबंदी आ सकती है। क्या आपको पता है सम मेजर थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया एंड देयर कैपेसिटी? जो इंडिया में पावर प्लांट्स है और उसकी कैपेसिटी क्या है? विंध्यानगर जो है मध्य प्रदेश में आता है तो इसकी कैपेसिटी है 4760 मेगावाट। ओके, देन मुंद्रा जो है गुजरात में, इसकी है 4620 मेगावाट। मुंद्रा गुजरात में जो आता है, ठीक है। और एक पावर प्लांट है वहां पर, उसका आ जाता है 4000 मेगावाट वाला वो कैपेसिटी है। तमनार जो छत्तीसगढ़ में है इसका 3400, और महाराष्ट्र में चंद्रपुर जो प्लेस है वहां पर 3340 मेगावाट का ये जो थर्मल पावर प्लांट है इंडिया में, इतने पावर प्लांट्स मौजूद हैं। सो पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी यानी क्या कि परमाणु ऊर्जा। न्यूक्लियर एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा। ओके, in the power plant based on nuclear energy also, steam turbine is used to rotate the generator. अभी परमाणु ऊर्जा पर भी क्या करते हैं कि जनित्र घुमाने के लिए भाप पर चलने वाला ही टरबाइन उपयोग में आता है। However, here the energy released by fission of nuclei of atoms like uranium or plutonium is used to generate the steam of high temperature and high pressure. तो इसमें क्या होता है कि यूरेनियम व प्लूटोनियम जैसे जो परमाणु है, इनका जो फिजन का मतलब क्या है, जो उनका विखंडन हो जाता है, इसके निर्माण से होने वाली ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग पानी से उच्च तापमान की, इससे क्या होता है कि पानी के उच्च तापमान की और दाब की वाष्प निर्माण करने के लिए इसका उपयोग होता है। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर स्टीम जो है वहां पर ये जनरेट होता है। द एनर्जी इन द स्टीम रोटेट्स द टरबाइन। जो एनर्जी यहाँ पर डेवलप हो जाती है, इससे जो टरबाइन है वो रोटेट होता है, विच इन टर्न ड्राइव्स जनरेटर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। और इससे क्या होता है, वो जो विद्युत जनित्र है वो घूमकर विद्युत निर्मित होती है। यह है परमाणु विद्युत केंद्र की रचना।
तो न्यूक्लियर पावर प्लांट इमेज नंबर डायग्राम नंबर 5.8 ये भी एग्जाम में आ सकता है, तो इसको भी आपको लर्न करना पड़ेगा। इसको हम 3 स्टार कर देते हैं। सो देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि यहाँ पर परमाणु विखंडन के लिए परमाणु भट्टी है। सो इससे क्या होता है, सिस्टम फॉर स्टीम जनरेशन फ्रॉम वाटर, पानी से वाष्प की निर्मित यहाँ पर होती है। देन उससे स्टीम टरबाइन जो है, भाप पर चलने वाला टरबाइन रोटेट होता है, उससे जनरेटर रोटेट होता है और जनरेटर से फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, जो स्टीम टरबाइन है उससे सिस्टम फॉर कन्वर्जन ऑफ स्टीम बैक इनटू वाटर, वापस से जो भाप है उससे पानी तैयार होता है, वापस से ये पानी कहाँ पर चला जाता है, पानी से वाष्प की निर्मित के लिए ये जो यहाँ पर सिस्टम है यहाँ पर चला जाता है। एंड यहाँ से देखिएगा, परमाणु विखंडन के लिए ये जो परमाणु भट्टी है, तो यहाँ से फ्यूल यूरेनियम और प्लूटोनियम, ईंधन यूरेनियम प्लूटोनियम यहाँ पर ये रिलीज होते हैं। ठीक है। Thus, here nuclear energy is converted into thermal energy. This is converted into kinetic energy of steam. Kinetic energy of steam is converted into kinetic energy of turbine. And finally, the kinetic energy of the turbine is converted into electrical energy. अभी ये देखिए डायग्राम नंबर 5.9, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, परमाणु विद्युत निर्मित केंद्र में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। ये है न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा, इस पर थर्मल एनर्जी यानी कि उष्मीय ऊर्जा तैयार होती है। उष्मीय ऊर्जा से काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम, वाष्प की काइनेटिक यानी कि गतिज ऊर्जा यहाँ पर तैयार हो जाती है। उससे काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, यानी कि टरबाइन की यहाँ पर जो काइनेटिक ऊर्जा है वो यहाँ पर तैयार हो जाती है और इससे फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। सो बच्चों, आपको समझ में आया। ये जो डायग्राम है 5.9 एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ड्रॉ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट डायग्राम, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसका स्टडी करना पड़ेगा। सो बच्चों देखिए कि यहाँ पर जो मेन टॉपिक है जो हमने यहाँ पर ये लर्न किया, तो इसमें क्या बताया गया है कि परमाणु ऊर्जा पर, यानी कि परमाणु ऊर्जा का रूपांतरण प्रथम किसमें हो जाता है, थर्मल एनर्जी में हो जाता है, यानी कि उष्मीय ऊर्जा में। उसका बाद थर्मल एनर्जी का जो कन्वर्जन है वो किसमें हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम, यानी कि वाष्प की गतिज ऊर्जा में। काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम जब कहाँ पे कन्वर्टेड हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन में वो कन्वर्ट हो जाती है। एंड देन फाइनली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन से क्या मिलता है हमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा यहाँ पर निर्माण हो जाती है। सो आई होप कि आपको ये भी डायग्राम मैंने अच्छे से समझा चुकी हूँ। सो यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी हम देखेंगे, आप मुझे बताओगे कि हाउ डज न्यूक्लियर फ्यूजन टेक प्लेस। फ्यूजन का मतलब मैंने बताया क्या होता है, विखंडन। फ्यूजन का मतलब होता है विखंडन। तो मुझे बताइए कि परमाणु विखंडन की प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक है। सो चलिए अभी इसको भी हम लर्न करेंगे। When neutron is bombarded on atom of uranium 235, uranium 235 इस परमाणु पर न्यूट्रॉन का प्रहार जब होता है, it absorbs the neutron and converts into its isotope uranium 236। तो ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है यूरेनियम, ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको कन्वर्ट करता है आइसोटॉप यूरेनियम 236 में, यानी कि यहाँ से हमें यूरेनियम 236 या समस्थानिक हमें मिल जाता है। देन यूरेनियम 236 being extremely unstable converts into atoms of barium and krypton through a process of fission releasing 3 neutrons and 200 megawatt energy। So देखिए यहाँ पर यूरेनियम 236 का अत्यंत अस्थिर होने के कारण उसका बेरियम और क्रिप्टॉन में विखंडन होकर 3 न्यूट्रॉन और 200 मेगावाट इतनी ऊर्जा यहाँ पर उत्सर्जित होती है। एंड द 3 न्यूट्रॉन जनरेटेड इन दिस प्रोसेस कॉज फ्यूजन ऑफ 3 अदर यूरेनियम 235 एटम्स रिलीजिंग मोर एनर्जी। और इस अभिक्रिया में निर्मित हुए 3 न्यूट्रॉन इसी प्रकार से और 3 यूरेनियम 235 परमाणुओं का विखंडन करके उससे ऊर्जा मुक्त करते हैं। और इसी प्रक्रिया में जो निर्मित हुआ न्यूट्रॉन भी है, यूरेनियम के अन्य परमाणुओं का विखंडन कर देते हैं। फ्यूजन यानी कि विखंडन यहाँ पर हो जाता है। The neutrons released in this reaction release more energy through fission of more uranium nuclei। इस प्रकार परमाणु विखंडन की यह श्रृंखला प्रक्रिया चलती रहती है। And this process of fission
जो ये फिजन की विखंडन की प्रोसेस है, यूरेनियम 235 atom continue and use the chain reaction. In nuclear power plants, a controlled chain reaction result in release of thermal energy which is used for electric energy generation. So बच्चों ध्यान में रखिएगा, ये जो यहाँ पर हमने पढ़ा कि इस अभिक्रिया में जो निर्मित होने वाले 3 न्यूट्रॉन इसी प्रकार से और 3 यूरेनियम 235 ये जो भी हमने पढ़ा, सो परमाणु ऊर्जा केंद्र में यह श्रृंखला प्रक्रिया नियंत्रित पद्धति की जाती है और निर्माण होने वाली जो ऊष्मीय ऊर्जा है, एनर्जी जनरेशन, इसकी सहायता से विद्युत की निर्मित हो जाती है। ठीक है, सो आपको ऑनलाइन क्या सर्च करना है, आपको ये टेबल कंप्लीट करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। सो लेट्स कंप्लीट द टेबल। इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा कि ये जो स्थान है कुंडनकुलम कौन से स्टेट में आता है और वहां पर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका कैपेसिटी कितना मेगावाट का है। ठीक है, देन तारापुर कौन से स्टेट में आता है, देन रावतभाटा कौन से स्टेट में आता है, उसका आपको पावर यहाँ पर लिखना है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, एंड केगाकू स्टेट में आता है और उसका भी आपको यहाँ पर कैपेसिटी लिखना है। ठीक है, ये होमवर्क आप कंप्लीट करो एंड मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर आपको आंसर्स पता है, अदरवाइज यू जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट। मुझे स्क्रीनशॉट भी आप शेयर कर सकते हो कमेंट्स में एंड यू कैन शो इट टू योर साइंस टीचर ऑल्सो। सो यहाँ पर देखिए हम 5.10 का न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन जो अभी हमने यहाँ पर डिटेल्स पढ़ा, तो ये डायग्राम थ्रू देखेंगे कि केंद्र की विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया होती क्या है। ये देखिए न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन यहाँ पर चल रहा है एंड न्यूक्लियर फ्यूजन का ये प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है और इससे हमें क्या मिल रहा है, 200 मेगावाट की ये जो एनर्जी है ये प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर इस तरह से। दिस इज द डायग्राम ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन केंद्र की विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया। So students, this is the diagram number 5.11, schematic diagram of nuclear power plant. परमाणु ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र की यह जो आकृति है यह हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए कि यह है परमाणु भट्टी, न्यूक्लियर रिएक्टर यानी है परमाणु भट्टी। देन दीज आर दी कंट्रोल पॉड्स यानी कि ये है नियंत्रक नलिकाएं, 3 कंट्रोल पॉड्स। देन दिस इज द पंप, यह पंप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो हियर। देन यहाँ पर बॉयलर यानी कि यहाँ पर पानी उबलता है, ये टरबाइन यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, टरबाइन से यहाँ पर जनरेटर प्रोसेस हो रहा है एंड दिस इज द वार्म वाटर यानी कि यहाँ पर गुनगुना पानी है एंड दिस इज द कूलिंग वाटर, यहाँ पर आकर पानी ठंडा हो जाता है एंड ये जो है कंडेंसर है यानी कि यहाँ पर ठंडा पानी आप रख सकते हो। ठीक है, सो ये है सेमेटिक डायग्राम ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। जैसे हमने सेमेटिक डायग्राम ऑफ थर्मल पावर प्लांट देखा उसी तरह से ये सेमेटिक ऑफ डायग्राम ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट डज नॉट यूज फॉसिल फ्यूल लाइक कोल। यहाँ पर देखिए कि परमाणु ऊर्जा निर्मित केंद्र में कोयले जैसे खनिज ईंधन का उपयोग नहीं होता है। देयरफॉर प्रॉब्लम्स लाइक एयर पॉल्यूशन डू नॉट अराइज, इस तरह से यहाँ पर वायु प्रदूषण तो नहीं होता। ऑल्सो इफ सफिशिएंट न्यूक्लियर फ्यूल इज अवेलेबल दिस कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसके अलावा परिपूर्ण परमाणु ईंधन उपलब्ध हो तो परमाणु ऊर्जा निर्मित यह एक अच्छा स्रोत यहाँ पर ऊर्जा स्रोत बन जाता है। However, there are few problems associated with nuclear power generation, से भी थोड़े problems associated है। What are the problems? The problems are, this is also the important question, आपको एग्जाम में आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। नंबर 1, the product after fusion of nuclear fuel are also radioactive and emit harmful radiations. The product are called as nuclear waste. How to dispose the nuclear waste safely is a big challenge before the scientist. परमाणु ऊर्जा निर्मित केंद्र में परमाणुक ईंधन के परमाणु विखंडन के पश्चात तैयार होने वाले पदार्थ में से भी हानिकारक किरणें बाहर निकलती है और ऐसे जो परमाणुक जो ये कचरा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर वेस्ट। सो इसका डिस्पोजल कैसे किया जाए, यह एक साइंटिस्ट के सामने बहुत बड़ी समस्या है। नंबर 2, एन एक्सीडेंट इन न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन बी वेरी फटल। परमाणु ऊर्जा निर्मित केंद्र में दुर्घटना घटित जो होती है ये बहुत यानी कि वहां पर can be very fatal and this is because the accident may result in release of very harmful radiations। कि ये जो दुर्घटना घटित होती है और उस पर बाहर निकलने वाले परमाणु किरण जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर जीवित हानि पहुंचाते हैं।
कंपेयर यानी कि आपको कंपैरिजन करना है। ऑब्जर्व द सेमेटिक ऑफ थर्मल पावर प्लांट एंड द न्यूक्लियर पावर प्लांट, डिस्कस व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द टू। हमने अभी दो डायग्राम्स लर्न किए, एक तो सेमेटिक ऑफ थर्मल पावर प्लांट देखा एंड द सेमेटिक ऑफ द न्यूक्लियर पावर। इसमें आपको क्या कंपेयर, आप इसमें से कौन सी सिमिलरिटीज है और डिफरेंसेस क्या है, इसका एक चार्ट बना दो और आपके टीचर को साइंस के दिखा दो। पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस ऊर्जा पर आधारित विद्युत केंद्र। In this plant, the turbine is run by a gas at very high temperature and it produced by combustion of natural gas. प्राकृतिक गैस के ज्वलन से निर्माण होने वाली उच्च तापमान और दाब की वायु से घूमने वाले टरबाइन का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। नीचे दिया गया फ्लो चार्ट है 5.12 का, ये डायग्राम है। अरेंजमेंट इन पावर प्लांट बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस। ये जो डायग्राम है आपको, ये जो पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस ऊर्जा पर आधारित विद्युत केंद्र का डायग्राम यहाँ पर दिखाता है। फर्स्ट यहाँ पर क्या होता है, कंप्रेसर फॉर प्रेशराइज्ड एयर, यानी कि उच्च दाब की हवा में यहाँ पर कंप्रेस किया जाता है, ठीक, ये कंप्रेसर है। उससे क्या निर्माण होता है, कंबशन चेंबर, ज्वलन कक्ष। उससे फिर गैस टरबाइन आता है, वायु पर चलने वाला टरबाइन। वायु पर चलने वाले से टरबाइन से जनरेटर ऑपरेट होता है और जनरेटर से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर एक चीज है, ये जो कंबशन चेंबर है, इससे जो ये नेचुरल गैस है, नैसर्गिक वायु जो है, ये यहाँ पर वापस से प्रोसेस किया जाता है। देयर आर 3 मेन सेक्शंस इन दिस टाइप ऑफ प्लांट। प्राकृतिक गैस ऊर्जा पर आधारित विद्युत केंद्र में 3 मुख्य भाग है। प्रेशराइज्ड एयर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कंबशन चेंबर यूजिंग अ कंप्रेसर। यहाँ पर हमने क्या देखा, प्रेशराइज्ड एयर यानी कि कंप्रेसर की सहायता से ज्वलन कक्ष में उच्च दाब की हवा को प्रवाहित किया जाता है। इन द कंबशन चेंबर द नेचुरल गैस बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ द एयर। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्राकृतिक गैस और हवा एकत्र आकर उसका ज्वलन किया जाता है। नेचुरल गैस और कंबशन चेंबर में यहाँ पर क्या होता है, एकत्रित में काम हो जाता है, वहां पर वो प्रोसेस हो जाता है। एंड द गैस एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जनरेटेड इन दिस चेंबर रन्स द टरबाइन। इससे जो गैस निकलती है, इससे टरबाइन जो है वो ऑपरेट होता है। एंड देन द टरबाइन देन ड्राइव्स द जनरेटर, फिर ड्राइव होता है और जनरेटर से फिर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई मिलती है। स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन दिस प्लांट हमें इस डायग्राम में देखने के लिए अभी आगे हम और इजीली देखेंगे 5.13 की ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन पावर प्लांट यूजिंग एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि जो प्राकृतिक गैस है इस पर आधारित विद्युत निर्मिती केंद्र में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, ये हम देखेंगे। फर्स्ट तो केमिकल एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि प्राकृतिक गैस की यहाँ पर ये क्या है, रासायनिक ऊर्जा है। ये किसमें रूपांतरित हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू कंबशन ऑफ नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस के ज्वलन से यहाँ पर गतिज ऊर्जा निर्माण हो जाती है। देन काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, उसके बाद टरबाइन में गतिज ऊर्जा आ जाती है और इससे फिर क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा यहाँ पर निर्माण हो जाती है। सो ये भी डायग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है। The efficiency of this type of power generation plant is higher than that of power generation plant based on coal. एक चीज ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स कि कोयले पर जो चलने वाले विद्युत निर्मिती केंद्र है, इनकी अपेक्षा जो नेचुरल गैस पर चलने वाले विद्युत निर्मिती केंद्र है, ये अधिक कार्यक्षम होते हैं। Moreover, since the natural gas does not contain sulfur, burning of natural gas result in less pollution. तो इसका एक जो बेनिफिट है ये क्या है कि प्राकृतिक गैस में सल्फर नहीं होता और इसके ज्वलन से भी प्रदूषण क्या होता है, नहीं होता। सो द सेमेटिक ऑफ पावर प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस इज गिवन इन, अभी देखिए हम यहाँ पर 5.14 का ये जो इमेज है, दिस इज सेमेटिक ऑफ पावर प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस है। तो यहाँ पर देखिए वी विल लर्न इट हाउ इट इज ऑपरेटेड, ये कैसे काम करता है। लेट्स थिंक, थोड़ा सा सोचो, विच इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोसेस इज इको फ्रेंडली एंड विच नॉट, कि आपको थोड़ा होमवर्क है कि कौन सी विद्युत निर्मिती प्रक्रिया पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाती है और कौन सी पहुंचाती है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या दिया है, दिस इज प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत निर्मिती केंद्र का डायग्राम है। 5.14 का आपका ये डायग्राम है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एग्जाम में आपको आ सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये है हवा, ठीक है, ये हवा है, ये है ईंधन, फ्यूल यानी ईंधन है। देन फ्यूल जो है, ठीक है, ये ईंधन कहाँ पर जाता है, कंबशन चेंबर यानी ये ज्वलन कक्ष है। उसके बाद यहाँ पर ये हवा जो है, ये है कंप्रेसर।
कंप्रेसर पर यहाँ पर जब प्रेशर आ जाता है सो इट विल गोज टू देन गैस टरबाइन। कंबशन चेंबर में यहाँ पर ये देखिए ये कंप्रेसर, ये जो कंबशन चेंबर में नेचुरल गैस यहाँ पर चली जाती है, फ्यूल के साथ इसका जो है वो प्रक्रिया होती है। फिर गैस टरबाइन ऑपरेट होता है। गैस टरबाइन ऑपरेट होने के बाद एमिशन ऑफ हॉट गैसेस, बाहर पड़ने वाले यहाँ पर जो है हॉट गैसेस जो है, ज्वलनशील जो गैसेस है वो यहाँ पर बाहर निकल जाते हैं। देन इससे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। कब? जब ये जनरेटर यहाँ पर ऑपरेट होता है। जनरेटर कब ऑपरेट होता है? जब गैस टरबाइन ऑपरेट होता है, तब आगे जाकर यहाँ पर जनरेटर ऑपरेट हो जाता है। तो आपने ये जो डायग्राम है 5.14 का आपका डायग्राम है, इसमें हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर फ्यूल है, फ्यूल ये कंबशन चेंबर में आ जाता है। यहाँ पर जो कंप्रेसर है, ठीक है, यहाँ से हवा भी आ जाती है, नेचुरल गैसेस। देन यहाँ पर जो प्रक्रिया होती है कंबशन चेंबर में, इससे गैस टरबाइन ऑपरेट होता है। गैस टरबाइन से फिर जनरेटर घूमने लगता है और जनरेटर से फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन इस गैस टरबाइन से बाहर क्या निकलता है? एमिशन ऑफ हॉट गैसेस, यानी कि बाहर पड़ने वाले गर्म गैसेस यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया। सम नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट्स एंड देयर कैपेसिटी, जो भारत में नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस पर आधारित जो विद्युत निर्मित केंद्र है और उसकी जो क्षमता है, फर्स्ट प्लेस है समरल कोटा। समरल कोटा कौन से स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में है और इसका कैपेसिटी है 2620 मेगावाट। उसके बाद है अंजनवेल जो महाराष्ट्र में आता है, इसका कैपेसिटी है 2220। देन ये है बवाना जो दिल्ली में आता है, नेचुरल गैस पावर प्लांट, और इसका कैपेसिटी है 1500। देन वी हैव कोंडापल्ली जो है वो इंडिया में है, आंध्र प्रदेश स्टेट में, और इसका कैपेसिटी आ जाता है 1466 मेगावाट। सो ये जो चार है ये प्रमुख प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र है जो भारत में पाए जाते हैं। आपको हमेशा ध्यान में रखना है बच्चों, दो यूज ऑफ एनर्जी इज अनअवॉइडेबल इन आवर डे टू डे लाइफ, इट इज नेसेसरी टू यूज इट केयरफुली एंड ओनली इन द रिक्वायर्ड अमाउंट। हमारे दैनंदिन जीवन में ऊर्जा का उपयोग अत्यावश्यक होने पर भी जितना हो सके उतना ही हमें उसका उपयोग करना चाहिए, अतिरिक्त उसका उपयोग न होना चाहिए, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन एंड एनवायरमेंट की विद्युत निर्मित प्रक्रिया व पर्यावरण, इनका जो एक ओवरऑल जो कनेक्शन है, हाउ इज द कनेक्शन इज, ओके। सो चलिएगा ये हम कनेक्शन थोड़ा लर्न कर लेते हैं, तो इससे आपको पता चलेगा कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि विद्युत निर्मित प्रक्रिया और पर्यावरण का संबंध क्या है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स लाइक यूरेनियम एंड प्लूटोनियम आर नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। जैसे कि हमें पता है कोयला, प्राकृतिक गैस जैसे खनिज, ईंधन या यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम जैसे परमाणविक ईंधन जो है, इनका उपयोग करके की गई जो विद्युत एनर्जी जो प्रोड्यूस की जाती है, तो ये पर्यावरण स्नेही नहीं है। अर्थात इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके विद्युत निर्मित करने से इनके उपयोग के कारण क्या होता है? इट मीन्स दैट इफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड यूजिंग दिस फ्यूल्स इट कैन बी लीड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इससे पर्यावरण का ह्रास हो रहा है। We have seen that burning of fossil fuels like coal and natural gas leads to emission of certain gases and soot particles. So हमें पता है कि कोयला, प्राकृतिक गैस, इनके जैसे खनिज ईंधनों के ज्वलन से कुछ घटक गैसों की और कणों की निर्मित होकर वह हवा में मिल जाते हैं, पार्टिकल्स हवा में चले जाते हैं। This result in an air pollution, इससे हवा का प्रदूषण होता है। Incomplete combustion of fuels leads to formation of carbon monoxide, और जो ईंधन की अपूर्ण ज्वलन होता है इससे कार्बन मोनोऑक्साइड की निर्मित होती है। इट एडवर्सली अफेक्ट्स आवर हेल्थ, इससे हमारी हेल्थ खराब होती है। इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल अफेक्ट्स एनवायरमेंट सेवरली। तो क्या होता है? ईंधन के ज्वलन से निर्माण होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ने से पर्यावरण पर तो दुष्परिणाम होता ही है। द फिनोमिना ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, और इसका ग्लोबल वार्मिंग ये जो है यानी कि वैश्विक तापमान इस वृद्धि का एक उदाहरण है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल, डीजल, पेट्रोल एटसेट्रा लीड्स टू प्रॉब्लम्स लाइक एसिड रेन। ध्यान में रखिएगा बच्चों, पेट्रोल, डीजल और कोयला, इनके ज्वलन से निर्माण होने वाला जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसी के कारण अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन होती है। इस तरह की समस्या हमें फेस करनी पड़ती है। यहाँ पर देखिएगा टुवर्ड्स द फ्रेंडली एनर्जी टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, हम अभी देखेंगे कि पर्यावरण स्नेही ऊर्जा और अर्थात हरित ऊर्जा की दिशा में। देयर आर अदर वेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन विच अवॉइड्स अबोव प्रॉब्लम्स।
विद्युत निर्मित के लिए अन्य ऐसे भी कुछ अपनाए मार्ग जाते हैं जिनमें ऊपर उल्लेखित जो यहाँ पर जो समस्याएं हम लर्न कर रहे हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर। सो यहाँ पर कुछ समस्याएं जो है सो ये उत्पन्न नहीं होती, इस पर कुछ मार्ग भी हम अपनाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम वाटर रिजर्वियर, विंड, सनलाइट, बायोफ्यूल्स एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ सच मेथड्स। इसके ऊपर उपाय क्या है कि एक तो जल संचय द्वारा विद्युत निर्मित यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम वाटर रिजर्वियर, जल संचय द्वारा विद्युत निर्मित, उसके बाद विंड पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत निर्मित, सौर ऊर्जा द्वारा विद्युत निर्मित और जैविक ईंधन द्वारा विद्युत निर्मित, ऐसे कुछ मार्गों से विद्युत की निर्मित होती है। द एनर्जी सोर्सेज यूज्ड इन सच ऑप्शंस यानी कि वाटर रिजर्वियर है, विंड है, सनलाइट है, बायोफ्यूल है, आर नेवर एंडिंग। सो इनमें उपयोग में लाए जाने वाले ऊर्जा स्रोत जो है यानी कि जो वाटर रिजर्वियर है स्टूडेंट्स, यानी कि जो वाटर रिजर्वियर्स, सनलाइट, विंड एंड बायोफ्यूल, सॉरी बायोफ्यूल। सो जल संचय, तेजी से बहने वाला पवन, सूर्य प्रकाश, जैविक ईंधन, ये कभी ना समाप्त होने वाले क्या है, नैसर्गिक घटक है। सो आर परपेचुअल यानी कि क्या, यह कभी ना समाप्त होने वाले शाश्वत है। Moreover, use of these sources do not lead to environmental problems discussed above. अभी यहाँ पर हम जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, ओवरऑल जितने भी प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर लर्न करेंगे, फर्स्ट वाला प्रॉब्लम हमने देखा, उसी के साथ साथ उसके ऊपर क्या उपाय है ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, तो अभी यहाँ पर ये पॉइंट हम कंटिन्यू करते हैं। What we learned that acid rain, soot particle generated due to incomplete burning of fossil fuel cause air pollution. It can lead to problems related to respiratory system like asthma. So इस पे क्या होता है यहाँ पर कि अस्थमा जैसी जो बीमारियां हैं, जो पार्टिकल से इनकम्प्लीट यानी कि जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण ज्वलन से निर्माण होने वाले धुएं के कण, सूट पार्टिकल्स हवा को क्या कर देते हैं, यहाँ पर प्रदूषित कर देते हैं। सो इस तरह की समस्या यहाँ पर निर्माण हो जाती है। It took million of years for formation of fossil fuels like coal, crude oils and natural gases, जिसको हम बोलते हैं LPG and CNG. Also the reserves of these fuels are limited. तो ध्यान में रखिएगा बच्चों कि ईंधन के ज्वलन से निर्माण होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ने से पर्यावरण पर दुष्परिणाम तो होता ही है, उसके बाद अम्लीय वर्षा भी होती है। अभी हमने देखा कोयला, खनिज तेल, पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस में एलपीजी जो आपको अपने के गैस सिलेंडर में घर में आप जो खाना पकाते हैं, और सीएनजी जो गाड़ी में भरा जाता है, ठीक है। सो ये जो खनिज ईंधन है, इनसे निर्मित होने के लिए, इन्हें निर्मित होने के लिए क्या लाखों वर्ष लगते हैं, और दे आर गोइंग टू डेप्लेट इन फ्यूचर, और शायद भूगर्भ में उनके भंडार सीमित है। और it is said that with the current speed of their use, the coal reserves in the world would last for another about 200 years or so, and the natural gas reserves for about 200 to 300 years. तो इसी गति से देखा, ऐसा कहा जाता है कि जिस गति से हम इन ईंधनों के भंडार का उपयोग कर रहे हैं, उस गति से कोयले का वैश्विक भंडार अगले 200 वर्षों में तथा प्राकृतिक गैसों का भंडार अगले 200 से 300 वर्षों में समाप्त हो सकता है। तीसरी समस्या क्या बताई है? We have also discussed about the problems in use of nuclear energy, like the disposal of nuclear waste and possibility of disaster due to accident in nuclear power plant. परमाणु ऊर्जा जो है, सो इसके उपयोग से बनने वाले जो परमाणविक कचरा है, न्यूक्लियर वेस्ट, इसको निष्कासित, इसका डिस्पोज करने की जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद इनसे होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं, इससे होने वाली संभावित हानि की संभावना इत्यादि खतरों की चर्चा हम अभी तो कर चुके हैं, हमने पढ़ा है, ठीक है। कंसिडरिंग ऑल दिस पॉइंट्स, इट कैन बी सेड दैट द एनर्जी जनरेशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स आर नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। इससे हमें एक ही बात पता चलती है कि खनिज ईंधनों से और परमाणु ऊर्जा से प्राप्त होने वाली विद्युत ऊर्जा ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। सो हमने इस पर जो प्रॉब्लम्स पे सॉल्यूशन है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थ्रू दिस सोर्सेस कैन बी कॉल्ड एनवायरमेंट फ्रेंडली, कि जो भी हमने खनिज ईंधन है, ठीक है, उनसे जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है, तो वो जो ऊर्जा है वो नेचर फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ये हमने पढ़ा। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इसके ऊपर ये जो प्रॉब्लम्स हमने अभी लर्न किए, ठीक है, इनके ऊपर सॉल्यूशन क्या है कि वी कैन यूज सूर्य प्रकाश, जैविक ईंधन, ये जो कभी समाप्त न होने वाले जो घटक हैं, इनसे हम ऊर्जा यूज कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल द एनर्जी जनरेटेड बाय दिस प्रोसेस एज ग्रीन एनर्जी, और इसी को क्या कहा जाता है बच्चों? ग्रीन एनर्जी कहा जाता है, हरित ऊर्जा कहा जाता है। लुकिंग एट द प्रॉब्लम्स इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूजिंग फ्यूल्स लाइक कोल, नेचुरल गैस
and nuclear fuel, the world is now heading towards environment friendly energy and green energy. तो यहाँ पे देखिएगा कि पर्यावरण स्नेही अर्थात हरित ऊर्जा की दिशा में हमारा कदम जो है आगे हम बढ़ाए जा रहे हैं और ऐसे ही कुछ पर्यावरण स्नेही ऊर्जा निर्मित पद्धति यानी कि ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन का काम अभी हमको बहुत सारे जगह पर यानी कि ऑपरेट हुआ देखने को मिल रहा है। अभी हम पढ़ेंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी क्या। व्हाट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि इसको कहते हैं जल विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इन फ्लोइंग वाटर और द पोटेंशियल एनर्जी इन वाटर रिजर्वियर इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। बहते हुए पानी की गतिज ऊर्जा अथवा संचित पानी की स्थितिज ऊर्जा यह ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यानी कि जो जल विद्युत निर्मिती केंद्र है, द पोटेंशियल एनर्जी इन वाटर स्टोर्ड इन डैम इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। यानी कि जो डैम वगैरह होते हैं, ठीक है, जलाशयों में संचित किए गए पानी की स्थितिज ऊर्जा का रूपांतर गतिशील पानी द्वारा गतिज ऊर्जा में किया जाता है, काइनेटिक एनर्जी में उसको प्रोड्यूस किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। फास्ट फ्लोइंग वाटर इज ब्रॉट फ्रॉम द डैम टू द टर्बाइन एट द बॉटम ऑफ द डैम। बहता हुआ जो गतिशील पानी है पाइप द्वारा बांध की तली के पास लगाए हुए टरबाइन तक लाकर उसकी जो गतिज ऊर्जा है उससे टरबाइन घूमते हैं। एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर ड्राइव्स द टरबाइन, उससे टरबाइन घूमता है। एंड द टरबाइन टर्न ड्राइव्स द जनरेटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और टरबाइन से जो जनित्र घूमता है उससे विद्युत का निर्माण होता है। द ब्लॉक डायग्राम शोइंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जल विद्युत ऊर्जा निर्मिती केंद्र का जो पावर प्लांट है उसमें क्या होता है 5.15, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। सो इसमें देखिए फर्स्ट वाटर रेजर्वियर विद पोटेंशियल एनर्जी यानी कि पानी के जो जलाशय है, स्थितिज ऊर्जा युक्त पानी का भंडार, उस पर वाटर टरबाइन है, पानी द्वारा चलाने वाले टरबाइन, उससे हमें जनरेटर फ्लो ऑपरेट होता है जनित्र, एंड इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उससे विद्युत ऊर्जा निर्मित हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूजिंग विंड एनर्जी। अभी देखिए कि विंड एनर्जी यानी क्या, कि इसको आप कहेंगे कि जो पवन ऊर्जा है, ठीक है, पवन ऊर्जा हम यहाँ पर देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इन वाटर, पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर विशिष्ट वेग से बहने वाला पानी, इस पर काइनेटिक एनर्जी इन फ्लोइंग वाटर आ जाती है, पवन द्वारा घूमने वाले बड़े पातों वाला टरबाइन। देन काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, वहां से वो काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन होती है, जनित्र घूमता है, एंड फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये है डायग्राम नंबर 5.16 एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। सो हमने इमेज नंबर 5.16 पढ़ा, 5.15 पढ़ा, और यहाँ पर देखिए डायग्राम नंबर 5.70 सेमेटिक डायग्राम ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, यानी कि पवन ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मिती केंद्र में ऊर्जा रूपांतर कैसे किया जाता है। यहाँ पर देखिए आई विल एक्सप्लेन यू, लुक एट दिस। सॉरी, जल विद्युत निर्मिती का जो ये है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हम देख रहे हैं, दैट इज जल विद्युत निर्मिती केंद्र। लुक एट दिस, हमने जैसे कि पढ़ा, सो व्हाट वी लर्नड, ये है वाटर रेजर्वियर यानी कि पानी का संचय है, ठीक है। यहाँ पर ये वॉल है, बांध की दीवार, ये देखिए बांध से यहाँ से पानी इस तरह से निकल रहा है। ये है कुप्पी यानी कि स्लुइस गेट्स, यह कुप्पी यहाँ पर बना दी है। यह प्रवाह है यानी पेंस्टॉक, किसी प्रवाह में पानी यहाँ पर बह रहा है। यहाँ पर ये टरबाइन जो है, ये फ्लो, जो बहता हुआ पानी यहाँ पर आएगा, इससे ये टरबाइन फिर फ्लो होगा, टरबाइन ऑपरेट होगा। टरबाइन से ये जो जनरेटर है, ठीक है, जनरेटर फिर यहाँ पर ऑपरेट होता है। जो पावर हाउस आप देखते हैं ना, तो यहाँ पर आप जहाँ पर रहते हो वहां पर आप जरूर देखिएगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पर है, आपको वो सेटअप देखने पर पता चलेगा। और इसी तरह से यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस हो जाती है, यानी कि विद्युत ऊर्जा पावर हाउस से यहाँ से ऑपरेट करके प्रोड्यूस की जाती है। सो बच्चों, आपको अपना दिमाग चलाना है विथ रेफरेंस टू पॉइंट बी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाउ मच वाटर रिजर्वियर इन द डैम विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। पहला प्रश्न है कि पानी में कितने पानी की स्थितिज ऊर्जा का रूपांतर विद्युत ऊर्जा में होगा। देन what will be the effect on electricity generation if the channel taking water to turbine starts at point A। यहाँ पर है point A, B and C।
पानी कहाँ से फ्लो होगा तब पानी में वो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगा। तो इसके आंसर्स आपको ढूंढने हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन पूछा है आपको, टरबाइन तक पानी ले जाने वाला जो ए बिंदु है इस स्थान से शुरू होता तो विद्युत निर्मिति पर क्या परिणाम होगा। इससे अगर वाटर फ्लो होता है तो किस फ्लो में कितनी मेगावाट एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। एंड व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऑफ द चैनल टेकिंग वाटर टू टरबाइन स्टार्ट एट पॉइंट सी। अगर यहाँ से पानी फ्लो होता है, ठीक है, तो यहाँ से कितना फिर यहाँ पर जो है पावर हाउस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। पॉइंट बी से अगर पानी बहता है तो कितना, और पॉइंट ए से अगर पानी बहता है तो कितना एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। ये आपको आंसर्स ढूंढने हैं, ठीक है। यूज योर ब्रेन पावर। यहाँ पर देखिए और एक चीज दी है, सिंस नो फ्यूल इज बर्न्ड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, कि ज्वल विद्युत केंद्र में किसी भी प्रकार के ईंधन का ज्वलन नहीं होता। नो एयर पॉल्यूशन ड्यू टू कंबशन ऑफ फ्यूल रिजल्ट्स, और ईंधन के ज्वलन से होने वाला प्रदूषण भी यहाँ पर नहीं होता। हाउएवर कंसिडरिंग द इश्यूज लाइक फोर्स माइग्रेशन ऑफ लार्ज कम्युनिटी, submerging of forest and fertile land, adverse effect on living creatures in the river, it has always been a point of debate whether the hydroelectricity is environmental friendly or not. What is your opinion about it? बड़े बांधों के कारण होने वाले लोगों का जो विस्थापन है, पानी में समा जाने वाले जंगल है, उपजाऊ जमीन और पानी में स्थित सजीव सृष्टि पर होने वाला जो विपरीत परिणाम है, इन वजहों से जल विद्युत केंद्र यह पर्यावरण स्नेही है या नहीं, यह हमेशा विवाद का विषय रहा है। तो इसके बारे में व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट, आपका विचार इस पर क्या है। इस पर आप थोड़े से नोट्स लिखिएगा और आपके टीचर को दिखाइएगा। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पर एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, जल विद्युत निर्मिति के कुछ फायदे हैं यहाँ पर, ओके। एंड यहाँ पर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक, इससे कुछ जो समस्याएं हैं, ओके। सो फर्स्ट जो एडवांटेज है, since no fuel is burnt in hydroelectric power generation, there is no pollution resulting from combustion of fuels. जल विद्युत केंद्र में किसी प्रकार के ईंधन का ज्वलन नहीं होता, इसलिए ईंधन के ज्वलन से होने वाला प्रदूषण भी नहीं होता। Number 2, if there is sufficient water storage in the dam, it is possible to generate electricity as and when necessary. जलाशय में पर्याप्त मात्रा में पानी का अगर भंडार हो तो किसी भी समय विद्युत निर्मिति संभव है। And number 3, although water reservoir is used for power generation, it can be replenished during rainy season, leading to uninterrupted power generation. विद्युत निर्मिति करते समय बांध के पानी का उपयोग होने पर वर्षा द्वारा बांध पुनः भर जाता है, जिससे विद्युत निर्मिति अखंडित हो सकती है। इससे प्रॉब्लम क्या होता है, द बैक वाटर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ वाटर इन डैम में सबमर्ज विलेजेस और टाउन्स इन दैट एरिया। बांध में संचित किए गए पानी के कारण बांध के पीछे की बहुत बड़ी जमीन पानी के नीचे आने के कारण कुछ गांव विस्थापित भी होते हैं। दिस लीड्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ द डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन। विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वसन का प्रश्न निर्माण होता है। मोरेओवर इससे भी अधिक, दिस कैन आल्सो सबमर्ज फॉरेस्ट एज वेल एज फर्टाइल लैंड, और इससे बहुत बड़े पैमाने पर उपजाऊ जमीन और जंगल पानी में भी समा सकते हैं। नंबर 2, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर वाटर मे हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन लिविंग वर्ल्ड इन द रिवर। बहते हुए पानी का प्रवाह रोकने के कारण पानी में स्थित सजीव सृष्टि पर भी विपरीत परिणाम हो सकता है। डू यू नो, क्या आपको पता है बच्चों, सम मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स इन इंडिया एंड देयर कैपेसिटी, कि भारत में जो प्रमुख जल विद्युत निर्मिति केंद्र है और उनकी निर्मिति क्षमता क्या है। टेहरी कहाँ पर आ जाता है, उत्तराखंड में, उसकी पावर है 2400 मेगावाट। कोयना जो महाराष्ट्र में, इसकी पावर है 1960 मेगावाट। श्रीशैलम है आंध्र प्रदेश में, इसकी पावर है 160। एंड नाथपा झाकरी करके जो हिमाचल प्रदेश में आता है, इसका पावर है 1500 मेगावाट। ये है कोयना डैम जो भारत में है, महाराष्ट्र में, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आपको क्या सर्च करना है, व्हाट इज लेक टैपिंग, व्हाई इट टेक प्लेस, यानी कि लेक टैपिंग का अर्थ क्या है और वो क्यों किया जाता है। ऑनलाइन सर्च करो गूगल पे, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, the kinetic energy in wind has been used since long for lifting of water, for driving flour mill etc. तो यहाँ पर देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि बहती हुई हवा में होने वाली गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतर करने
करके उसके द्वारा पानी खींचना, अनाज पीसना, ऐसे कामों में पवन ऊर्जा का उपयोग जो है प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। द विंड एनर्जी कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड द मशीन विच कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड विंड टर्बाइन। तो यहाँ पर देखिए कि इसी ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा भी निर्मित की जाती है। बहते हुए पवन की गतिज ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं हम? विंड टर्बाइन यानी कि पवन चक्की कहा जाता है। ओके तो आपने बहुत यानी कि हर जगह पर अभी इंडिया में तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे विंड टर्बाइन देखने को मिलता है। एज द विंड स्ट्राइक्स द ब्लेड्स ऑफ द टर्बाइन द ब्लेड्स रोटेट। बहुत बड़े बड़े वो पाते होते हैं पवन चक्की के, इसमें लगे टरबाइन के पातों से बहती हवा टकराने पर पाते घूमते हैं। द फंक्शन ऑफ द गियर बॉक्स इज टू इंक्रीज द रोटेशन पर यूनिट टाइम। टरबाइन का अक्ष जो गति बढ़ाने वाले गियर बॉक्स के द्वारा जनित्र जुड़ा होता है। Thus, the rotating blades drive the turbine and the turbine in turn drives the generator to generate electricity. घूमते हुए पातों से जनित्र घूमता है और विद्युत ऊर्जा का यहाँ पर निर्माण होता है। Various stages in the wind energy generation system can be shown in figure number 5.19 and schematic of a windmill is shown in figure number 5.20. तो हम अभी आगे देखिए 5.20 ये जो इमेज है सिमेटिक ऑफ विंडमिल और ये जो डायग्राम दिया है दिस इज 5.21 एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ 5.19। यहाँ पर हम 3 डायग्राम लर्न करने वाले। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न द डायग्राम नंबर 1। ओके सो देखिए फर्स्ट विंड विथ रिक्वायर्ड वेलोसिटी, विशिष्ट वेग से, वेलोसिटी यानी वेग, विशिष्ट वेग से बहने वाली पवन है, हवा है। तो इस तरह से कुछ वो होता है, इस तरह से इसके बड़े बड़े पाते रहते हैं और जैसी हवा आती है तो इसको हम कहते हैं कि विंड टर्बाइन। ओके और जैसी हवा आती है पाते इस तरह से गोल गोल घूमते रहते हैं। देखिए विंड विथ रिक्वायर्ड वेलोसिटी, विशिष्ट वेग से बहने वाली पवन है। उससे फिर विंड टर्बाइन विथ लार्ज फिन्स, पवन द्वारा घूमने वाले बड़े पातों वाला टर्बाइन, ये घूमता रहता है हवा आने पर। उससे फिर जनरेटर जो है वो जनित्र फिर काम करने लगता है एंड देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। और यहाँ पर देखिए ये जो हवा है, ठीक है, हवा ये बहती हवा है जो इस टर्बाइन्स को घुमाती रहती है, इसके जो ब्लेड्स है सॉरी पातों को घुमाती रहती है। सो ये स्टेजेस इन इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजिंग विंड एनर्जी इसको कहा जाता है। द एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस इज शोन इन फिगर नंबर 5.21। लेकिन उससे पहले हम सिमेटिक ऑफ विंडमिल देखेंगे। सेकंड वाला हम इमेज यहाँ पर लर्न करेंगे, ये फर्स्ट वाला हो गया, दिस इज द सेकंड इमेज। यहाँ पर देखिए कि ये जो है ब्लेड्स है, ठीक है, ये ब्लेड्स है, ये बेरिंग है यानी कि ये जो सपोर्ट सिस्टम है, ये शाफ्ट है कि ये जो पाता रहता है, मैंने आपको बोला ना ये ब्लेड है, तो ब्लेड का ये जो डायग्राम है यहाँ पर दिया गया है। इस ब्लेड में अंदर इस तरह से सपोर्ट है, उसके बाद ये शाफ्ट है, ये जो पाता है, तो इसमें इस तरह से ये जो टोटल ओवरऑल प्रोसेस इसका दिया है, ये शाफ्ट है, गियर बॉक्स है और यहाँ पर ये जनरेटर है। इस तरह से उस पाते में, ठीक है, ये जो पाता है, ठीक है, सॉरी ये पाता इधर है और एक पाता हम इधर लगाएंगे। सो ये 3 पाते जब घूमते हैं तो इससे फिर गियर बॉक्स में यहाँ पर गियर बॉक्स ऑपरेट होकर फिर जनरेटर ऑपरेट होता है एंड देन एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, तो यहाँ पर ये स्टोर हो जाती है। सो डायग्राम नंबर 5.21 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजिंग विंड एनर्जी, यानी कि पवन ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मिती केंद्र में ऊर्जा रूपांतर कैसे होता है। एक तो काइनेटिक एनर्जी इन विंड में चली जाती है कि बहते हुए पवन की गतिज ऊर्जा वो आ जाती है काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन में, टरबाइन की गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है और उससे फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, विद्युत ऊर्जा निर्माण हो जाती है। तो ये हमने देखा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजिंग विंड एनर्जी। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। विंड टर्बाइन्स विद कैपेसिटी राइट फ्रॉम लेस देन 1 kilowatt to about 7 megawatt 7000 kilowatt are commercially available। 1 किलोवाट से भी कम क्षमता से लेकर 7 मेगावाट 7000 किलोवाट तक की क्षमता वाले पवन विद्युत निर्मिती के यंत्र उपलब्ध है। डिपेंडिंग ऑन द विंड वेलोसिटी अवेलेबल एट द साइट ऑफ इंस्टॉलेशन, विंड टर्बाइन विद स्पेसिफिक कैपेसिटी सिलेक्टेड। जिस स्थान पर पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है वह उपलब्ध होने वाली हवा के वेग के अनुसार विशिष्ट क्षमता वाले यंत्र लगाए जाते हैं। सो
The wind velocity at specific location depends on many geographical factors. So किसी स्थान पर पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा निर्मिति के लिए आवश्यक वेग की हवा उपलब्ध होना वहां की जो भौगोलिक स्थिति है उस पर निर्भर होता है. Wind velocity is usually high on sea shores and that environment is appropriate for installation of wind turbine. देखिए कि जहां पर समुद्र किनारों पर हवा की गति अधिक होने से वह क्षेत्र पवन ऊर्जा निर्मिति के लिए, पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण के लिए योग्य है. एंड यहाँ पर दिया है however the wind velocity necessary for wind energy generation is not available everywhere. In that sense use of wind energy is limited. तो पवन ऊर्जा निर्मिति यह एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है परंतु पवन चक्की की सहायता से विद्युत निर्मिति के लिए आवश्यक विशिष्ट वेग की हवा सर्वत्र उपलब्ध नहीं होती, तो इसका उपयोग लिमिटेड है यानी कि सीमित है. यहाँ पर देखिएगा इमेज नंबर 5.22 विंड टर्बाइन्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज. इनकी कैपेसिटी यहाँ पर दी गई है. सो ये घरेलू है, ठीक है. जो आपके घर जहां पर आप रहते हो वहां पर अगर सपोज घर के आजू बाजू में किसी दूर लोकेशन पे आपको देखने को मिलता है तो इसकी कैपेसिटी होती है, इसकी ब्लेड की लेंथ होती है 1.5 मीटर और इसकी कैपेसिटी 2 किलोवाट की होती है. देन विंड फार्म यानी कि खेतों में जो लगाए जाते हैं इनकी ब्लेड की लेंथ होती है 50 मीटर और इनकी कैपेसिटी 2000 किलोवाट रहती है. और जो ऑफशोर विंड टर्बाइन है समुद्र के किनारे पे जो होते हैं ये सबसे बड़े होते हैं, इनकी ब्लेड की लेंथ 100 मीटर होती है और इनकी कैपेसिटी रहती है 6000 to 7000 किलोवाट. ठीक है. सो आपको क्या करना है, गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट मेजर विंड पावर स्टेशंस इन इंडिया एंड देयर कैपेसिटी. आपको इनकी लिस्ट बनानी है. मेक अ टेबल ऑफ देयर लोकेशन, स्टेट एंड देयर पावर जनरेशन कैपेसिटी इन मेगावाट. जिस तरह से हमने यहाँ पर ये चार्ट पढ़ा इसी तरह से आपको यहाँ पर ये वाला चार्ट बनाना है. विंड टर्बाइन्स के विंड पावर स्टेशंस मेजर विंड पावर स्टेशंस इन इंडिया कहाँ पर है और उनकी कैपेसिटी क्या है, वो कौन से स्टेट में है. अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन यूजिंग सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी का मतलब होता है सौर ऊर्जा. सोलर एनर्जी यानी क्या बच्चों, सौर ऊर्जा जो सूरज की जो किरणें निकलती हैं उनकी सहायता से बनती है. तो यूजिंग द एनर्जी इन द सनलाइट इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी जनरेटेड इन 2 वेज. तो अभी देखिए सनलाइट से ये 2 प्रकार से यूज की जाती है. एक तो है इन ऑल द अबव मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वी हैव स्टडीड द इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ड्रिवन बाय यूजिंग सम सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय मेकिंग यूज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. हमने जो पढ़ा कि प्रत्येक पद्धति में हमने किसी न किसी ऊर्जा स्रोत की सहायता से जनित्र घूमकर विद्युत ऊर्जा की निर्मिति होती हुई देखी है, परंतु सूर्य की किरणों में समाविष्ट ऊर्जा का उपयोग करके जनित्र का उपयोग न करते हुए सीधे विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है. However, electrical energy can be generated directly from solar radiation without using generator and without using the principles of electromagnetic induction. तो यहाँ पर क्या दिया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण इस सिद्धांत का उपयोग न करके भी विद्युत निर्मिति की जा सकती है. ये सौर क्षेत्र में घटित होता है. And this happens in solar photovoltaic cells. Solar photovoltaic cells convert the solar energy directly into electrical energy. सौर विद्युत सेल सोलर सेल सूर्य की किरणों की प्रकाशित ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं. एंड नंबर 2 इन द सेकंड मेथड, दूसरी मेथड में द एनर्जी इन सोलर रेडिएशन इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी. फर्स्ट सूर्य की किरणों की प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा में करके उसके द्वारा टरबाइन की सहायता से देन अ टरबाइन जनरेटर सिस्टम इज ड्रिवन यूजिंग दैट थर्मल एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. और फिर जनित्र घुमाकर टरबाइन एनर्जी की सहायता से विद्युत ऊर्जा की यहाँ पर निर्मित हो जाती है. फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड यहाँ पर हमने पढ़े. आगे पढ़ेंगे कि सोलर फोटोवोल्टाइक सेल यानी कि सौर विद्युत सेल यानी क्या, इसको आप हिंदी में कहेंगे सौर विद्युत सेल. ओके. So solar photovoltaic cell converts the solar radiation energy directly into electrical energy. सौर विद्युत सेल सूर्य की किरणों की प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण सीधे विद्युत ऊर्जा में करते हैं. This is called solar photovoltaic effect. इसी प्रक्रिया को फोटोवोल्टाइक परिणाम कहा जाता है. The electrical energy generated through this energy transformation process is DC in nature. तो इसे दिष्ट शक्ति के रूप में ये उपलब्ध होती है. And these solar cells are made of special type of material called semiconductor silicon. तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा सौर विद्युत सेल जो अर्धवाहक है सेमीकंडक्टर इस विशिष्ट प्रकार के पदार्थ से सिलिकॉन से बनते हैं. A silicon solar cell of dimension 1 centimeter to generates current of about 30
मेगा एम्पियर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अबाउट 0.5 वैट। तो यहाँ पर देखिए कि सिलिकॉन के 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक सौर विद्युत सेल के करीब 30 mA इतनी विद्युत धारा, ठीक है, मेगा एम्पियर हम इसको बोलते हैं, और 0.5 वैट इतना विभवांतर प्राप्त होता है। So thus a silicon solar cell of dimension 100 centimeter will be generate about 3 ampere 330 mega ampere into centimeter into 100, जो हमारा वर्ग आ जाता है। तो इससे हमें कितना मिलता है, जो ऊर्जा इससे प्राप्त होती है वो होती है 3000 मेगा एम्पियर यानी 3। सो यहाँ पर जो आपको ये उदाहरण दिया गया है सोलर फोटोवोल्टिक सेल का, तो इससे हमें ये पता चलता है कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ सोलर सोलर वोल्टाइक परिणाम। ये सोलर वोल्टाइक परिणाम का एक यहाँ पर जो विद्युत धारा है इससे हमें 0.5 वैट इतना विभवांतर प्राप्त होता है। एंड ध्यान में रखिएगा कि सौर सेल से प्राप्त होने वाला विभवांतर उसके क्षेत्रफल पर निर्भर होता है, कि द पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल फ्रॉम अ सोलर सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एरिया, उसके क्षेत्र पर डिपेंडेंट रहता है। एनर्जी इन सनलाइट यानी सूर्य की किरणों की जो प्रकाशीय ऊर्जा है वो फोटोवोल्टाइक इफेक्ट से डायरेक्टली इलेक्ट्रिक पावर में जनरेट हो जाता है। Okay, so if two solar cells are connected in series as shown in figure number 5.23, solar cells in series, so the potential difference obtained from this combination in addition of the potential differences of individual solar cells, कि दो सोलर सेल श्रेणी क्रम में एक दूसरे से जोड़ने पर उनसे प्राप्त होने वाला जो विभवांतर है यह दोनों सेल के विभवांतर के योगफल से बराबर होता है, परंतु इस प्रकार के समायोजन से प्राप्त होने वाली जो विद्युत धारा है केवल एक सेल से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा के बराबर होती है, अर्थात श्रेणी क्रम में जोड़ने पर विद्युत धारा का योगफल नहीं आता। सो द करंट generated from this combination is equal to the current from an individual cell. It means that when solar cells are connected in series, current from the individual cells are not added. तो इसका मतलब होता है कि ये जो 5.23 की जो आपकी आकृति है इसमें हमें सोलर सेल जब सीरीज में हम लगाते हैं तो इसका श्रेणी क्रम में जोड़ने पर विद्युत धारा का योगफल नहीं आता, ठीक है। एंड सिमिलरली हमें यहाँ पर और एक डायग्राम दिया है, दिस इज द डायग्राम नंबर 5.24, ये आगे चला गया नाम इसका, वी विल टेक इट सोलर सेल्स इन पैरेलल, यानी कि सौर सेल को समांतर क्रम समायोजन जब रखेंगे, यहाँ श्रेणी क्रम में हमने रखा सीरीज में, यहाँ पर अभी हम करेंगे इसको पैरेलल यानी कि समांतर क्रम समायोजन में। तो यहाँ पर क्या हो जाता है देखिए बच्चों कि इफ टू सोलर सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द करंट जनरेटेड फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन, जिस तरह से हम इस तरह समांतर रखेंगे इससे जो ऊर्जा निर्मित होगी इज द समेशन ऑफ द करंट्स फ्रॉम एन इंडिविजुअल सोलर सेल्स। तो इसी प्रकार 5.24 इस आकृति में दर्शाए अनुसार दो सौर सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनसे प्राप्त होने वाली विद्युत धारा यह दोनों सेलों से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा के योगफल के बराबर होती है। So the potential difference obtained from this combination is the same as the potential difference obtained from individual cell. Thus, if two solar cells are connected in parallel, the potential differences from the two cells are not added. तो इसका योगफल क्या बताया है कि विभवांतर केवल एक सेल से प्राप्त होने वाली विभवांतर के बराबर होता है, अर्थात समांतर क्रम में जोड़ने पर विभवांतरों का योगफल यहाँ पर नहीं आता। In this way, by connecting many solar cells in series and in parallel solar panels generating required current and potential differences are made. So यहाँ पर हमें 5.25 का फिगर या सोलर पैनल मेड फ्रॉम 36 सोलर सेल्स, यहाँ पे 36 सोलर सेल्स लगाए गए टोटल। तो इससे क्या इफेक्ट होगा? इफ एग्जाम्पल इफ 36 सोलर सेल्स ईच ऑफ साइज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सोलर पैनल, इट विल गिव पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 18 वैट एंड करंट ऑफ 3 एम्पियर। तो यहाँ पर देखिए कि इस प्रकार से अगर हमने 36 सौर सेल श्रेणी क्रम समायोजन में जोड़ने पर कुल विभवांतर 18 वैट और विद्युत धारा 3 एम्पियर की मिलती है हमें। मेनी सच पैनल्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन लार्ज स्केल। तो यहाँ पर देखिए कि बहुत बड़े पैमाने पर अनेक पैनल एकत्र कर बहुत बड़े पैमाने पर विद्युत ऊर्जा का निर्माण इस तरह से किया जाता है। A good solar cell can have an efficiency of around 15%, और जो अच्छा उत्तम जो सौर विद्युत सेल है उसकी जो कैपेसिटी है वो करीब 15% होती है। इट मीन्स दैट
that if a solar panel receives power of 100 watt from solar radiation, the electrical power output from the panel will be 15 watt. तो यहाँ पर देखिए कि अर्थात किसी सौर पैनल को सूर्य प्रकाश से 100 वैट की शक्ति प्राप्त हो तो उस पैनल द्वारा मिलने वाली विद्युत शक्ति 15 वैट की होगी. Many solar panels are connected in series and in parallel to generate required current and potential difference. ऐसे अनेक सौर पैनल श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ने पर यहाँ पर देखिए इमेज नंबर 5.26 सोलर सेल टू सोलर एरे, यानी कि सौर सेल से सौर एरे कैसे मिलता है. तो यहाँ पर देखिएगा कि टू जनरेट रिक्वायर्ड करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस एज शोन इन फिगर 5.26, सोलर सेल इज द बेसिक यूनिट इन सोलर इलेक्ट्रिक प्लानट. तो यहाँ पर देखिएगा विद्युत धारा और विभवांतर यहाँ पर हम प्राप्त कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो सेल है, सौर सेल और जो विद्युत केंद्र है, ये मूलभूत घटक है. मेनी सोलर सेल कम टुगेदर टू फॉर्म अ सोलर पैनल. बहुत सारे सोलर सेल एक साथ करके यहाँ पर सोलर पैनल क्रिएट किया गया. मेनी सोलर पैनल्स कनेक्टेड इन सीरीज फ्रॉम अ सोलर स्ट्रिंग एंड मेनी सोलर स्ट्रिंग्स कनेक्टेड इन पैरेलल फ्रॉम अ सोलर एरे. तो देखिए यहाँ पर अनेक सौर पैनल श्रेणी क्रम में समायोजित करने पर स्ट्रिंग बनता है और स्ट्रिंग समांतर क्रम में समायोजित करने पर ये देखिए दिस आर द स्ट्रिंग्स. इस तरह से ये एक स्ट्रिंग बन गया. तो इस तरह से यहाँ पर कितने 4 स्ट्रिंग्स हमने बना दिए हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं आपको. तो इनको समांतर क्रम में समायोजित करने पर सौर एरे बन जाता है. तो इससे ये क्या होता है, स्ट्रिंग्स इन पैरेलल, इसको सौर एरे कहते हैं. So as we can obtain as much as electrical power as needed, they are used in application which need marginal power. Calculators that run on solar energy to power stations of megawatt capacity. तो यहाँ पर उदाहरणार्थ सौर सेलों पर चलने वाले जो गणन यंत्र है, मेगावाट शक्ति वाले सौर विद्युत निर्मिती केंद्रों में सौर सेलों का उपयोग यहाँ पर किया जाता है. The power available from the solar cell is DC. सौर सेल से मिलने वाली विद्युत शक्ति है दिष्ट होने के कारण इन एप्लीकेशन विच नीड डीसी पावर, इलेक्ट्रिक लाइट बेस्ड ऑन लाइट एमिटिंग डायोड्स, द एनर्जी कैन बी डायरेक्टली यूज. तो क्या होता है कि विद्युत यंत्र दिष्ट विद्युत शक्ति पर चलते हैं, जैसे लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी. लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी का ये फुल फॉर्म है. एलईडी लाइट जो आप यूज करते हैं ना घर में, सो ये क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड जो है. इस पर आधारित विद्युत बल्ब उस जगह या ऊर्जा सीधे उपयोग में लाई जाती है. द एनर्जी कैन बी डायरेक्टली यूज्ड. वहां पर ये ऊर्जा डीसी फॉर्म में जो होती है सोलर सेल की, ये एलईडी में उपलब्ध आपको मिल जाती है. हाउएवर सिंस द एनर्जी फ्रॉम सोलर सेल इज अवेलेबल ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, द एनर्जी हैज टू बी स्टोर्ड इन बैटरीज फॉर यूज एट लेटर टाइम. तो देखिए सौर सेल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा केवल सूर्य प्रकाश उपलब्ध होने पर ही बनती है. अंत में यदि ऊर्जा अन्य समय पर उपयोग में लानी है तो विद्युत सेल यानी बैटरी में उसको स्टोर करके रखना पड़ता है. सो हाउएवर मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट इन डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल यूज रन ऑन एसी पावर. इन सच केस द डीसी सोलर पावर मस्ट बी कन्वर्टेड टू एसी पावर यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कॉल्ड इन्वर्टर. लुक एट दिस. ये आपका 5.26 का सौर सेल द्वारा निर्मित विद्युत ऊर्जा इन्वर्टर द्वारा एसी शक्ति में रूपांतरित कैसे करता है. सोलर सेल है, सौर सेल है ये, देन इट कम्स टू विद्युत सेल बैटरी में आ जाता है, उसके बाद इन्वर्टर में, और इन्वर्टर से फिर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वर्किंग ऑन एसी पावर. एसी पर चलने वाले विद्युत उपकरण इस तरह से यहाँ पर काम करते हैं. दिस इज द इमेज नंबर डायग्राम नंबर 5.28 स्कीमेटिक ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक स्टेशन, यानी कि सौर विद्युत निर्मिती केंद्र की रूपरेखा. सोलर देखिए जैसे हमने पढ़ा कि ये सोलर एरे ये जो बिठाए जाते हैं ना सौर ऊर्जा के लिए घरों की छत पर, सो इनको क्या कहते हैं, सौर एरे कहते हैं. सो इनसे क्या होता है, यहाँ पर जो है यह इन्वर्टर एंड ट्रांसफार्मर, और ये फिर पावर ग्रिड जो है इस तरह से पावर ग्रिड में हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, इससे पावर जनरेट हो जाती है. लेकिन जो सोलर एरे है इनको इनको कहाँ से ऊर्जा मिलती है, एनर्जी फ्रॉम लाइट, डायरेक्टली सन से मिल जाती है. ठीक है. सो दिस इज द स्कीमेटिक ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक स्टेशन. अभी हम यहाँ पर देखेंगे सॉरी हाँ हमने यहाँ पर सौर विद्युत निर्मिती केंद्र की रूपरेखा देखी. We have seen that many solar panels can be connected together to generate whatever energy we need, as shown in figure number 5.28. The DC power generated from this panel is first converted into AC power. DC power को पहले कहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है, AC power में, और ट्रांसफॉर्मर transforms the voltage and current level of the generated power and then it is fed into the electricity distribution network. And this is a schematic diagram of solar photovoltaic power station. ट्रांसफॉर्मर की सहायता से यह शक्ति आवश्यक उतने विभवांतर और विद्युत धारा के रूप में विद्युत वितरण जाल में वितरित की जाती है.
और यहाँ पर ये जो है ओवरऑल जो सेटअप यूज किया जाता है। So, gather information about major solar photovoltaic power generating plants and their capacity in India. भारत के कुछ प्रमुख सौर ऊर्जा विद्युत निर्मित केंद्र वो उनकी निर्मित क्षमता आपको खोजनी है और आप एक उसका नोट्स बना दीजिए और अपने टीचर को दिखा दीजिए। इन दिस वे, इसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड विदाउट एनी फ्यूल कंबशन also without any air pollution. However, since the energy generated using solar radiation, solar cells can generate electricity during daytime only. देखिए बच्चों, इस प्रकार ऊर्जा निर्मित होते समय किसी भी प्रकार का यहाँ पर ईंधन का ज्वलन तो नहीं हुआ, किसी भी प्रकार से यहाँ पर प्रदूषण में नहीं हुआ और विद्युत ऊर्जा का यहाँ पर निर्मित भी हो गया है। तो सूर्य का प्रकाश केवल दिन में उपलब्ध होने के कारण ये जो टाइप है, ये जो प्रोसेस है, सौर विद्युत सेल केवल दिन में ही विद्युत निर्मित कर सकता है, रात में ये काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखिए सोलर थर्मल पावर प्लांट यानी कि सौर उष्मीय विद्युत केंद्र यानी क्या, यहाँ पर आपको डायग्राम दिखेगा 5.29 डिफरेंट स्टेजेस इन सोलर थर्मल पावर। सौर उष्मीय विद्युत केंद्र के विविध चरण आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नंबर 1, कॉन्सेंट्रेटर्स फॉर कलेक्टिंग सनलाइट, सूर्य प्रकाश एकत्रित करने के लिए जो परावर्तक है। उससे फिर एब्जॉर्बर फॉर एब्जॉर्बिंग द कंसंट्रेटेड सनलाइट, एकत्रित सूर्य प्रकाश की ऊर्जा अवशोषित करने के लिए जो अवशोषक है एब्जॉर्बर्स है। उनसे फिर स्टीम टरबाइन, वाष्प पर चलने वाला टरबाइन काम करते हैं। देन इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करते हैं और उससे फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाती है। सो वी हैव सीन दैट थर्मल एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम कोल एंड न्यूक्लियर फ्यूल कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। हमने क्या पढ़ा कि कोयला, परमाणु ऊर्जा, इनमें ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उससे विद्युत निर्मित की जाती है, यह हमने देखा। थर्मल एनर्जी कैन आल्सो बी जनरेटेड फ्रॉम सोलर रेडिएशन एंड कैन बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। हमने ये भी देखा ऐसा ही ऊष्मीय ऊर्जा सूर्य प्रकाश से प्राप्त करके विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। डिफरेंट स्टेजेस इन सच सोलर थर्मल पावर प्लांट आर शोन इन फिगर नंबर 5.29। और सौर उष्मीय विद्युत केंद्र के विविध चरण हमने इस डायग्राम में यहाँ पर लर्न किए। ओके, सो यहाँ पर और एक डायग्राम है 5.30 स्कीमेटिक ऑफ सोलर थर्मल पावर प्लांट। आप डायग्राम नंबर 5.29 सॉरी। सो मेनी रिफ्लेक्टर्स रिफ्लेक्ट एंड concentrate solar radiation on absorber. Their solar energy is converted into heat energy. Using this is generated to drive the turbine and generator. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि जो आपके टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में नंबर्स यहाँ पर गलत हो चुके हैं। दिस इज द इमेज नंबर 5.28, ये डायग्राम सही है लेकिन यहाँ पर ये डायग्राम है 5.29 और ये है आपका 5.30। ठीक है, सो टेक्स्ट बुक में ये गलती दी है, सो आई एम जस्ट मेकिंग इट राइट। हम इसको यहाँ पर 30 कर देंगे। सो क्या होता है कि जब आपको हम समझाते हैं तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये बार बार रिपीट किया। ये है डायग्राम नंबर 5.30। यहाँ पर क्या बताया गया है कि सूर्य किरण परावर्तित करने वाले अनेक परावर्तकों का उपयोग करके सूर्य किरणों को एक अवशोषक पर केंद्रित करते हैं। द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, जिसमें वह ऊष्मा का निर्माण होता है और इसी ऊष्मा की सहायता से पानी को वाष्पों में रूपांतरित करके टरबाइन और टरबाइन द्वारा जनित्र घुमाया जाता है और विद्युत ऊर्जा निर्माण की जाती है। लुक एट दिस इमेज दैट यहाँ पर क्या किया गया है, ये है सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी जो सन से हमें लाइट मिलती है, सोलर एनर्जी। तो ये है फ्लो ऑफ हॉट वाटर, गर्म पानी का प्रवाह। ये है एब्जॉर्बर्स, ये है पानी। इस तरह से ये बाष्प, पानी बाष्प और ये जो एब्जॉर्बर है शोषक, इस तरह से ये इसमें आपको एनर्जी प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर भी देखिए सोलर पैनल है, सौर परावर्तक हम इसे कहते हैं। ये यहाँ पर जो स्टीम है, ठीक है, स्टीम यानी कि ये बाष्प है, ये बाष्प से फिर ये अभी जो टरबाइन है ये ऑपरेट होता है, टरबाइन से जनरेटर ऑपरेट हो रहा है एंड इस तरह से यहाँ पर फिर वापस से ये कंडेंसर कूलिंग वाटर पंप में आ जाता है एंड ये पावर ग्रिड यहाँ पर इस तरह से पावर आउट होता है। So do you know energy sources used for electrical power generation in the world? विश्व में ऊर्जा निर्मित के उपयोग के लिए लाए जाने वाले ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं? कोल यानी कि कोयला वर्ल्ड में 41% है, इंडिया में 60%। वैश्विक प्रमाण इसका 41% है और भारत में 60% है। विश्व में ऊर्जा निर्मित के लिए उपयोग में लाए जाने वाला ऊर्जा स्रोत जो भारत में 60% यूज होता है, पूरी दुनिया में 41। नेचुरल गैसेस, प्राकृतिक गैस जो पूरी दुनिया में 22% यूज होती है और भारत में 0.08।
हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी जल स्रोत जो है, जल विद्युत ऊर्जा पूरे देश में 16 पूरे विश्व में 16% इसका प्रमाण है और भारत में 14। न्यूक्लियर एनर्जी जो है, परमाणु ऊर्जा, पूरे विश्व में 11% इसका प्रमाण है और अकेले भारत में 2% है। पेट्रोलियम की जो ऊर्जा है पूरे देश में 4% है और भारत में 0.3। रिन्यूएबल सोर्सेस, विंड, सोलर एक्सेट्रा, नूतनीकरणक्षम स्रोत जो है पवन विद्युत और सौर विद्युत, पूरे विश्व में 0.6%, लेकिन अकेले भारत में इसकी क्षमता है 15.7%। सो इस तरह से ये डिवाइडेशन आपको दिखता है। आई होप ये लेक्चर थोड़ा लेंदी हो गया, बट दिस इज माय ड्यूटी टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग पॉइंट वाइज पॉइंट। जब आप फ्लो में पढ़ते हो बच्चों तो आपको समझ में आने के लिए दिक्कत नहीं होती। आप इसको पॉज कर सकते हो, लेक्चर को रिवाइज कर सकते हो, या फिर आगे फास्ट फॉरवर्ड करके भी आप देख सकते हो। जो पॉइंट आपको लर्न करना है वो आप लर्न कर सकते हो। हम इसको पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, बट इट विल टेक टू मच टाइम और फिर वो बोरिंग लेक्चर हो जाता है। अगर आप एक ही साथ एक ही सेशन में पूरा चैप्टर अगर कवर अप कर देते हो तो आपको समझ में आने के लिए फिर आसानी हो जाती है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।